नमस्कार साथियों। आज का हमारा विषय CIP कॉम्प्रिहेंसिव इंस्पेक्शन प्रोग्राम पर है। अभी तक CIP हमारा DGS के गाइडलाइन के हिसाब से अभी तक मतलब आज के पहले सिर्फ इंस्टीट्यूशंस के लिए था जो प्रीसी ट्रेनिंग्स, कैडेटशिप और बाकी रिलेटेड इंडस्ट्री को कंट्रोल करता था। लेकिन अभी एज पर सर्कुलर नंबर, ये ओल्ड सर्कुलर है, मैं आपको इसकी डिटेल भी बता दे रहा हूँ, 15/2020, और ये सर्कुलर रिलीज हुआ था 20/11/2020 को, जिसमें कि CIP RPS कंपनीज के लिए कंपलसरी मैंडेटरी होने जा रहा था 1 अप्रैल 2021 से। इसमें सजेशंस कहाँ से आए और ये कैसे CIP कैसे इम्प्लीमेंट होगा, क्या क्या पॉइंट्स होंगे, इसकी चेकलिस्ट क्या होगी, उस पर काफ़ी सारी फेडरेशंस ने काम किया। और जो भी पॉइंट्स DGS की तरफ से आए थे, चेकलिस्ट, ड्राफ्ट चेकलिस्ट आई थी, उस पर स्टेक होल्डर ने, जो भी कंपनीज हैं या फेडरेशंस हैं या इंस्टीट्यूशंस हैं, उन्होंने अपने अपने व्यू दिए और उसमें फिर काफ़ी सारे अमेंडमेंट्स हुए। वो अमेंडमेंट्स होने के बाद में ये ऑलमोस्ट फाइनल हो गया था कि ये चेकलिस्ट रहेगी और इस हर एक काम के हर एक मार्किंग जो रहेगी वो डिफरेंट रहेगी। कितने पॉइंट्स किस काम के रहेंगे, किस डॉक्यूमेंटेशन पार्ट के, आपका ऑफिस कैसा है, आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है, आपके ऑफिस में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए और किस चीज़ के कितने मार्क्स रहेंगे, उस हिसाब से आपको कैटेगराइज किया जाएगा कि आप किस कैटेगरी की RPS कंपनी में आते हैं। लेकिन ये अभी 1 अप्रैल 2021 से इम्प्लीमेंट नहीं होने जा रहा है, जैसा कि DGS ने बोला है। सर्कुलर नंबर, नया एक सर्कुलर रिलीज़ किया है 31/3/2021 को। दैट सर्कुलर नोटिस नंबर इज 02/2021। अगर आपको और डिटेल चाहिए तो आपको पूरा डिटेल मिल जाएगी। इसमें इन्होंने इसको CIP इम्प्लीमेंटेशन को 1 महीने का और एक्सटेंशन दिया है। इट विल बी मैंडेटरी फ्रॉम 1 मई 2021। तो 1 महीने का एक्सटेंशन और दिया है। जिन भी कंपनीज को जो प्लानिंग कर रहे थे या उसके प्रोसीजर में थे, उनको 1 महीने का टाइम और मिला है। तो हम लोगों को, हम सभी RPSL स्टेक होल्डर, ओनर्स, सब लोगों को ये करना पड़ेगा, ऐसा इंस्ट्रक्शन है। लेकिन उसमें 1 महीने का टाइम मिला है। सो अभी बात करते हैं कि इसमें हमें क्या क्या देखना पड़ेगा और क्या मैंडेटरी होगा। एक तो आपको जो हमारे एम्प्लॉयज़ सीफेयर्स कंपनी में आते हैं, उनके बैठने की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। उनके लिए कैफेटेरिया का भी कुछ है कि चाय पानी की भी व्यवस्था होनी चाहिए, आपको वो व्यवस्था भी देखनी है। इसमें कुछ ग्रीन एनर्जी को लेके भी ध्यान दिया गया है कि अगर आप सोलर से बनने वाली बिजली का यूज़ करते हैं तो उसमें भी आपको कुछ पॉइंट्स दिए जाएंगे। अगर आपका ओन एरिया है, ओन प्रोमाइसिस है, अभी तक की मैं बात कर रहा हूँ, शायद मे बी अगेन गवर्नमेंट इज़ गोइंग टू थिंक ऑन दिस पार्ट, डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग इज़ गोइंग टू थिंक ऑन दिस पार्ट कि क्या क्या और चेंज होना चाहिए। अगर आप फीमेल कैंडिडेट रिक्रूट करते हैं तो भी आपको कुछ उसके लिए एक्स्ट्रा पॉइंट मिलेंगे, जिसमें काफ़ी लोगों को डेफिनेटली तकलीफ़ आएगी, क्योंकि हम लोग मिक्स रिक्रूटमेंट करते हैं। बहुत सारी कंपनीज हिंदुस्तान में, इंडिया में ऐसी हैं जो RPSL होल्डर हैं और उन फुल मैनेजमेंट नहीं करती हैं। तो उनको ये तकलीफ़ आएगी कि फ़ीमेल कैंडिडेट को मैंडेटरी करने में, क्योंकि बाहर के जो ऑफिसर्स हैं वो बाहर की कंट्रीज़ के हैं और लिमिटेड हमारे पास पावर्स हैं, लिमिटेड राइट्स हैं हमारे पास उसमें इंटरफेयर करने की। तो हमारे ओनर्स अभी तक हमें फ्रीनेस नहीं देते हैं कि हम फीमेल कैंडिडेट को रिक्रूट कर सकें। सो कुछ पॉइंट्स उसमें लूज़ होंगे। ये पॉइंट्स पहले 250 नंबर्स के आसपास पॉइंट्स थे इसके, कि अगर आप फीमेल रिक्रूट करते हैं, फीमेल सीफेयर्स रिक्रूट करते हैं तो आपको इतने पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिलेंगे। लेकिन चीज़ों को समझते हुए DGS ने उसमें एक्शन लिया एंड दे हैव डन सम चेंजेस। सो
आपको आरपीएस कंपनी को हर एक इंस्टीट्यूट से एक एग्रीमेंट करना पड़ेगा ट्रेनीज को रिक्रूट करने का। वो एक मैंडेटरी है, वो करेंगे तो उसके लिए पॉइंट्स हैं। तो उसमें क्या फ़ायदा होगा, एक तो सी फेयर का जॉब एश्योरेंस, जब वो एडमिशन लेता है तभी से वो एश्योर्ड रहेगा कि उसको जॉब इस कंपनी में एश्योर्ड है, तो उसको सोचने की, वरी होने की ज़रूरत नहीं है। और एज वेल जो आरपीएस कंपनीज हैं उनको भी ये बेनिफिट होगा कि उनको मालूम है कि उनका कैंडिडेट कहाँ ट्राई कर रहा है, कहाँ पर ट्रेनिंग कर रहा है और कहाँ से क्या एडुकेशन वो ले रहा है। तो उसकी जिम्मेदारी बनती है आरपीएस की भी कि उस पर नज़र रखें, उसको कैसी ट्रेनिंग दी जा रही है टाइम टू टाइम, उस पर भी ध्यान दिया जाए। सेम वे में इंस्टीट्यूशन को भी ये बेनिफिट होगा, जैसा गवर्नमेंट का सोचना है, जैसा डीजीएस का सोचना है कि मैक्सिमम जॉब क्रिएट किए जाए। इंस्टीट्यूशन को ये फ़ायदा होगा कि उसके जो भी ट्रेनी स्टूडेंट्स वहाँ से ट्रेनिंग कंप्लीट करके निकलेंगे, उनका जॉब एश्योर होगा और उनको मालूम होगा पहले से कि ये हमारा स्टूडेंट कहाँ पर ज्वाइन करने वाला है, इसकी सिचुएशन क्या होगी, क्या इसके बेनिफिट्स वो ले पाएगा। सो लॉन्ग टर्म काम करने के लिए समथिंग ये एक अच्छा है। और फिर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जो लोग भी मुझे देख रहे हैं इस विषय में, अगर उनके कुछ पॉइंट्स हैं इस बारे में तो ज़रूर शेयर करें, ताकि ये सारी चीज़ें हम आपस में जो स्टेक होल्डर हैं वो लोग इस पर डिस्कशन करके कुछ पॉइंट्स अपनी तरफ से भी गवर्नमेंट के सामने रख सकें। क्या होगा क्या नहीं होगा दैट इज़ द अनदर मैटर, बट एज वी आर द पार्ट ऑफ इंडस्ट्री हम लोगों को थोड़ा सा पार्टिसिपेशन करना चाहिए। एंड बीइंग एक एक्टिव स्टेक होल्डर हम लोगों की अपनी कुछ ना कुछ भागीदारी बनती है और उसमें उसकी हिस्सेदारी होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट अगले वीडियो में फिर कुछ दूसरे पॉइंट पे बात करेंगे। धन्यवाद।